तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसने सभी को चौंका करके रख दिया है। इतना ही नहीं, इन खुलासों ने भारत की न्यायपालिका को बुरी तरीके से झकझोर करके रख दिया है कि क्या एक जज भी ऐसा कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड की। दरअसल 14 मार्च की रात को दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगती है और जब दमकल कर्मी वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचे तो स्टोर रूम में मिले 500 रुपए के अधजले नोटों के बंडल। लेकिन असली सनसनी दोस्तों तब मची जब जांच में खुलासा हुआ कि जस्टिस वर्मा ने कथित तौर पर अपने स्टाफ को फोन पर जले नोटों को ठिकाने लगाने के लिए निर्देश दिए। आज की इस रिपोर्ट में हम इस मामले के हर एक पहलू को खंगालेंगे, जस्टिस वर्मा की भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या न्यायपालिका का ये दाग धुल पाएगा, क्योंकि खुद एक जज ही इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो फिर ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 14 मार्च होली की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास 30 तुगलक क्रेसेंट में रात तकरीबन 11:30 बजे आग लग जाती है। घर पर उनकी बेटी और बुजुर्ग मां मौजूद थे। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने आग बुझाई, लेकिन स्टोर रूम में जो दिखा उसने सबको चौंका करके रख दिया। फायर ऑफिसर अंकित सहवाग और तुगलक रोड थाने के एसएचओ उमेश मलिक सहित 10 गवाहों ने देखा कि स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी, जिनमें से कई आधे जले थे। लेकिन कहानी दोस्तों यहां पर खत्म नहीं होती है। जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 15 मार्च की सुबह जस्टिस वर्मा ने निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की और उनके विश्वसनीय कर्मचारी राहिल हनुमान और बबलू ने स्टोर रूम से जले नोटों को साफ कर दिया। आप लोग समझिए कि जिस तरीके से एक क्रिमिनल किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अंजाम तक लेकर के जाता है, ठीक इसी तरह से यहां पर सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब जस्टिस वर्मा के साथ में फोन पर बातचीत के बाद में किया गया। जांच समिति ने पाया कि 14 और 15 मार्च की रात जस्टिस वर्मा ने अपने स्टाफ से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क किया। यह संवाद इनक्रिप्टेड थे, यानी कि डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता। समिति ने इसे असामान्य और जानबूझकर के समिति संपर्क जो है दरअसल माना। सवाल यह भी है कि एक हाईकोर्ट के जज जो उस समय भोपाल में थे, उनको आधी रात को अपने स्टाफ को फोन करके जले नोटों को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत थी? क्या यह सबूतों को नष्ट करने की कोशिश नहीं थी? क्योंकि जज बोल रहे हैं यह सब कुछ प्री प्लान्ड है, उनको फ्रेम करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है दोस्तों कि जस्टिस वर्मा के निजी सचिव कार्की ने फायरमैन को निर्देश दिए कि वो अपनी रिपोर्ट में जले नोटों का जिक्र न करें। लेकिन गवाहों के बयानों और वीडियो सबूतों ने उनके दावों को झुठला दिया। यहां तक कि जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा ने पहले कहा कि उन्हें 15 मार्च को नकदी बरामद होने की खबर मिली, लेकिन बाद में बयान बदल लिया। समिति ने इसे भी संदिग्ध माना। आप लोग समझिए कि एक जज कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड को भी रिपोर्ट बदलने की बात कही गई। जस्टिस वर्मा की इस मामले को लेकर के आलोचना क्यों हो रही है, आइए इसे कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहला तो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। जले नोटों को ठिकाने लगाने के लिए फोन पर निर्देश देना गंभीर कदाचार है। यह न्यायपालिका नैतिकता के सीधे तौर पर खिलाफ है। जो दूसरा पॉइंटर है साजिश की थ्योरी का दावा। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है, लेकिन उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं करवाई? समिति ने इस दावे को खारिज कर दिया है। जो तीसरा पॉइंटर है वो है सीसीटीवी फुटेज की गड़बड़ी। वर्मा का दावा था कि स्टोर रूम सीसीटीवी निगरानी में था, लेकिन हार्ड डिस्क गायब थी। समिति ने इसे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना माना। आप लोग समझिए, वर्मा पूरी तरीके से बेकसूर है, लेकिन हार्ड डिस्क गायब हो जाती है। असहयोग व्यवहार भी इनका एक पॉइंटर है। दिल्ली लौटने के बाद भी जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम का दौरा नहीं किया। यह उनके उदासीन रवैये को दर्शाता है। इसका अगला एक मुद्दा एक बड़ा है, वो है न्यायपालिका पर दाग।
घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलना जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। जस्टिस वर्मा का यह आचरण न केवल उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि पूरी की पूरी न्यायपालिका की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 जजों की समिति ने 55 गवाहों से पूछताछ की और 64 पन्नों की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया। समिति ने उनके खिलाफ में महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का गुप्त या फिर सक्रिय नियंत्रण था और इतनी बड़ी मात्रा में नकदी उनकी सहमति के बिना वहां पर नहीं रखी जा सकती थी। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कर दिया गया है और उन्हें न्यायिक कार्य से हटा दिया गया है फिलहाल। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त है? महाभियोग की प्रक्रिया शुरू दरअसल होने पर जो उनकी जो प्रक्रिया है वो कब होगी, लेकिन ये संसद के मॉनसून सत्र पर निर्भर करता है कि इस मामले में न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या एक जज को ऐसी गंभीर गलती के बाद भी जज बने रहने का मौका मिलना चाहिए? दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो हमारी न्यायपालिका के भरोसे को बुरी तरीके से झकझोर करके रख देती है। जो आम जनता का भरोसा है उसे बुरी तरीके से झकझोर करके रख देती है। जले नोटों को ठिकाने लगाने की कोशिश, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और जांच में असहयोग, ये सभी बेहद ही गंभीर मुद्दे हैं। और यहां पर समझने वाली बात दोस्तों यह है कि जो ये नोटों के बंडल जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बरामद किए गए हैं, क्या जब ये पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे होगी, तो क्या ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस दरमियान जस्टिस वर्मा की तरफ से और किन किन केसेस पर दरअसल काम किया गया था, किन केसेस में उन्होंने अपना फैसला सुनाया था और क्या वो फैसले इन नोटों के बंडल के जरिए इन्फ्लुएंस किए गए थे? क्या ये सारी चीजें जानने की कोशिश की जाएंगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।